नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, जहां पर प्रदेश में आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन होगा। केंद्र सरकार की 7 सदस्यीय टीम पहुंचेगी उत्तराखंड। टीम में चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर होंगे शामिल। डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। केंद्र को नुकसान का प्रस्ताव बनाकर भेजेगी प्रदेश सरकार। आपदा प्रबंधन विभाग तैयार कर रहा प्रस्ताव। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, जहां पर मुख्य सचिव के निर्देश पर एक जो प्रस्ताव है वो तैयार जा रहा है और टीम में चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर रैंक के लोग भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से है, जहां पर आपको बताते चलें कि प्रदेश में आपदाओं से नुकसान का अब आकलन भी होगा। केंद्र सरकार की 7 सदस्यीय टीम पहुंचेगी उत्तराखंड। आपदा प्रबंधन विभाग तैयार कर रहा प्रस्ताव। मुख्य सचिव के निर्देश पर इसे तैयार किया जा रहा है और इसमें कई लोगों को शामिल किया गया है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे देहरादून से, जहां पर आपदाओं से हुए नुकसान का भी अब आकलन किया जाएगा। और मुख्य सचिव के निर्देश पर यह खाका जो है वो तैयार किया जाएगा। प्रदेश में आपदाओं से जितना भी नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाएगा। चमोली जिले के थराली क्षेत्र में आई आपदा के बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों को स्तरीय निरीक्षण किया है, हालात का जायजा लिया है और इस दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना है। मुख्यमंत्री धामी ने भरोसा भी दिलाया कि सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। और वहीं सीएम धामी ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं, राहत और बचाव कार्यों में किसी तरह की लापरवाही न हो, जरूरतमंदों तक समय पर भोजन, पानी, कपड़े और दवाइयां पहुंचाई जाएं। सीएम धामी ने पीड़ितों से मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जो कि चमोली से हैं, जहां पर हर संभव मदद का सीएम धामी ने भरोसा दिया है लोगों को। और दरअसल थराली में आपदा आई थी, जिसको लेकर सीएम धामी मिलने के लिए पहुंचे हैं, लोगों से मिले, उनका हालचाल जाना। और सीएम धामी ने आपदा प्रभावित लोगों से कहा कि उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना को अभी कुछ ही दिन हुए थे। चमोली के थराली तहसील में शुक्रवार देर रात बादल फटने की खबर फिर से एक बार सामने आई और क्षेत्र में 90 परिवार प्रभावित हुए हैं। और आज मुख्यमंत्री धामी जायजा ले रहे हैं, राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। और आपदा प्रभावित से मिलने के बाद सीएम धामी ने प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। आपदा प्रभावितों से मिलने के बाद सीएम ने उन्हें राहत राशि के चेक वितरित किए। सीएम पुष्कर सिंह धामी कुलसारी पहुंचे, जहां उन्होंने राहत शिविर में आपदा प्रभावितों से मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। आपदा प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने सीएम धामी कुलसारी पहुंचे थे, जहां उन्होंने हेलीपैड पर प्रशासन की टीम से फीडबैक भी लिया और चमोली में लोगों से मिलने पहुंचे। दरअसल आपदाग्रस्त क्षेत्र में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों के स्थलीय निरीक्षण के लिए सीएम धामी थराली के लिए निकले और यहां पर उन्होंने मुलाकात भी की है। उत्तरकाशी के थराली में आपदा के बाद अब चमोली जिले के थराली में भीषण आपदा आई है। देर रात बादल फटने से बाजार और घरों में भारी मलबा घुस गया है, जिसमें जनधन की भारी क्षति हुई है। एक महिला की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स लापता बताया जा रहा। साथ ही थराली के कोटदीप मुख्य बाजार और तहसील क्षेत्र देर रात बादल फटने से भारी मलबे की चपेट में आ गया। बाजार, दुकानें, मकानों में मलबा घुस गया, जिससे 2 मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सागवाड़ा गांव में मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि चेपड़ो बाजार की दुकानों को भी भारी नुकसान हुआ है। और इस बीच एक शख्स लापता है, जिसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रात में थराली के ऊपर के क्षेत्रों में अधिक बरसात होने के कारण काफी मात्रा में थराली कस्बे में और उसके ऊपर चोपड़ों में काफी ज्यादा मलबा आया है। 10-12 घरों में बहुत ज्यादा मलबा आया है। करीब 20 से 25 घरों में जल भराव और मलबा आया है। एसडीएम रेजिडेंस में काफी ज्यादा मलबा आया है। 2 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। एक महिला की मृत्यु हुई है, एक व्यक्ति लापता है। सड़कें और गलियों पर काफी ज्यादा मलबा आया है। 5-6 गाड़ियां दबी हैं।
बिजली के तार कुछ क्षतिग्रस्त हुए हैं, कुछ पोल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसे बिजली का पत्ती को काटा गया है। ये हमारे गांव का नजारा देख लो, ये 2-3 मकानों का पता नहीं चल रहा है यहाँ पर। चमोली जिले के थराली क्षेत्र में बादल फटने की नई घटना ने चिंता और बढ़ा दी है। देर रात हुए इस हादसे में बाजार और कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। सारा प्रदेश आपदा पीड़ितों की सलामती की प्रार्थना करता नजर आ रहा। प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि मानसून के चलते उत्तराखंड लगातार आपदाओं की चपेट में है। सरकार पूरी तरह से आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य, भोजन, पानी, कपड़े जैसी आवश्यक सामग्री लगातार प्रभावित क्षेत्रों में भेजी जा रही है। जिन परिवारों को इस आपदा में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, उनके लिए मुआवजे की योजना पर सरकार विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का कोई तथ्य तुम्हारे सामने है तो दिखाओ। दुखद है जिस तरीके से, क्योंकि बरसात चल रही है और बरसात के चलते हमारा प्रदेश इस वक्त आपदा की चपेट में है और आपदा से ग्रस्त जो लोग हैं उनको सरकार अपनी तरफ से पूरी मदद देने की कोशिश कर रही है और किसी को भी हानि ना हो ये पूरी कोशिश कर रही है। और जहां पर जिन क्षेत्रों में आपदा आती है वहां पर मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं। अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर के कोई भी व्यवस्था खराब ना हो, वहां पर सारी चीजें पहुंचने का काम हो। चाहे स्वास्थ्य की मैं बात करूं, चाहे वहां लोगों के बीच में खाद्य सामग्री को पहुंचाने की बात करूं या उनके गर्म कपड़े भेजने की बात करूं या किसी भी प्रकार की जो मदद है, आर्थिक मदद है और जो नुकसान उनका हुआ है इसकी भरपाई कैसे हो, इसके लिए सरकार चिंतन कर रही है। अब यकीन नहीं करेंगे। उत्तराखंड में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। जहां हाल ही में प्रदेश में आई आपदा से लोग पीड़ित हैं, तो वहीं देर रात प्रदेश के चमोली जिला के थराली क्षेत्र में भी बादल फटने से बड़ी तबाही सामने आई है। इसको लेकर धर्मपुर विधानसभा के विधायक विनोद चमोली ने बताया, पिछले काफी समय से उत्तराखंड में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। बरसात के कारण लगातार घटनाएं होती जा रही हैं, जिसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है। और रिलीफ पे ज्यादा फोकस करते हैं बजाय इसके कि जैसे बादल फटने की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार घटनाएं होती जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बहुत भारी नुकसान उत्तराखंड में इस बार बरसातों के दौरान हुआ है और अभी बरसात चल रहा है, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। चिंता है कि किस तरह से आपदा के बाद जो परिस्थितियां बन रही हैं कैसे उससे निपटा जाएगा। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, लोगों को कैसे राहत दी जा सकती है और आगे भविष्य में लोगों को नुकसान न हो इसके लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं, उस पर सरकार लगातार चिंता कर रही है, चिंतन कर रही है और आगे उस पर कार्रवाई करेगी। जहाँ तक मेरी विधानसभा का प्रश्न है तो पिछले 8 वर्षों से मैं लगभग यहाँ पर विधायक के नाते काम कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हर वर्ष कहीं न कहीं चीजों में सुधार हो रहा है। और जैसे पिछली बार की बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं मेरे सामने आई थी। एक बार आजाद कॉलोनी का जो मेरा नाला है वहां पूरी गाड़ी तक बह गई थी एक व्यक्ति की। तो एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 2027 के चुनाव की तैयारियों में जुटी है बीजेपी। पंचायत चुनाव में असंतुष्टों से भी बातचीत करेगी बीजेपी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की विधायकों, पदाधिकारियों को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। नाराज हुए कार्यकर्ताओं से पार्टी करेगी संवाद। दिल्ली में हुई बैठक में प्रमुखता से हुई थी चर्चा। 2027 से पहले माहौल ठीक करने की चुनौती। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में बैठक में प्रमुखता से बातचीत की जा रही है और 2027 के चुनाव की तैयारियों में अभी से बीजेपी जुट गई है। पंचायत चुनाव में असंतुष्ट से बातचीत की जाएगी कि आखिर क्या कमी रह गई, जिस पर काम भी किया जाएगा। दरअसल 2027 में चुनाव होने हैं, इसको लेकर दिल्ली में बैठक का भी आयोजन किया जा रहा। तो बड़ी खबर इस वक्त की 2027 के चुनाव की तैयारियों में बीजेपी अभी से जुट गई है और पंचायत चुनाव में विधायकों, पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी अभी सौंपी गई है कि नाराज हुए कार्यकर्ताओं से पार्टी संवाद भी करेगी और साथ ही पार्टी को और भी मजबूत बनाने का कायाकल्प तैयार किया जा रहा है।
तो वहीं देहरादून में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बयान पर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और पार्टी विरोधी करार दिया है। इस दौरान बीजेपी विधायक खजान दास ने कहा, हरक सिंह रावत बीजेपी से निष्कासित व्यक्ति है और अब जिस तरह से वे लगातार बयानबाजी कर रहे हैं वह बेहद ही चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा, हरक सिंह उसी थाली में छेद कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कभी खाया था। वहीं उन्होंने आरोप भी लगाया कि हरक सिंह रावत की ओर से बीजेपी पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। बीजेपी किसी व्यक्ति विशेष के पैसों से नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की ताकत से चलती है। डॉक्टर हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी का निष्कासित व्यक्ति है और जिस तरह से बयानबाजी वो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दुखद है, चिंताजनक विषय है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। ऐसे लोग हैं कि उसी थाली में खाते हैं और उसी में छेद कर देते हैं। और मैं विशेषकर ये भी कहना चाहूंगा कि आज जिन शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने किया है, ऐसे शब्द उन्हीं को मुबारक हो। और विशेषकर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने लाछन लगाया कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारा पैसा उन्होंने दिया है, उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत की बीजेपी ने 30 करोड़ की एफडी कराए जाने वाले बयान का नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी समर्थन किया है, जिस पर कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने कहा, जब वो बीजेपी में थे तो उन्होंने भी आजीवन सहयोग निधि में चेक के जरिए रुपए दिए। उन्होंने चैलेंज देते हुए ये कहा कि अगर सरकार ईमानदार है तो बीजेपी संगठन ने जो धन इकट्ठा किया है उसे सार्वजनिक करना चाहिए। देखिए, हमने भी चेक से पैसा दिया है। जो आजीवन सहयोग निधि है उसमें भी मैंने भी पैसा दिया है, धनराशि दी है। सरकार को जो माननीय हरक सिंह रावत जी ने कहा है, सरकार अगर ईमानदार है तो इन्हें जो आजीवन सहयोग निधि से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने जो धनराशि इकट्ठा की है उसे सार्वजनिक करना चाहिए। तो वहीं देश और प्रदेश में पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन आज हर पार्टी अपने सोशल मीडिया हैंडल को जनता के मुद्दे उठाने के साथ उनकी आवाज उठाने का काम भी कर रही है, जिस पर कांग्रेस के सोशल मीडिया अध्यक्ष विकास नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में कांग्रेस का फेसबुक पेज करीब 6 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि बीजेपी का आधिकारिक सोशल मीडिया फेसबुक पेज बहुत पीछे है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जनता के कई मुद्दों को सड़क से सदन तक उठाने का काम कर रही है और यही कारण है कि आज बीजेपी की इतनी बड़ी आईटी सेल होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी बीजेपी से काफी आगे है। आपको बताते चलें कि विकास नेगी ने जानकारी साझा की है, जहां पर उन्होंने कहा कि आईटी सेल बहुत बड़ा है और 6 लाख के पार कांग्रेस का फेसबुक पेज भी है और इस दौरान हर पार्टी का अपना एक सोशल मीडिया हैंडल है जिसे बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है और इसके पीछे काफी टीम भी काम करती है। इस दौरान विकास नेगी ने कहा कि आईटी सेल में काफी ज्यादा आगे हैं, 6 लाख के पार कांग्रेस का फेसबुक पेज भी है। और इस दौरान विकास नेगी ने जानकारी भी साझा की है।
निश्चित ही आज भाजपा से बहुत आगे कांग्रेस निकल चुकी है, सोशल मीडिया में भी और हम बात करें पब्लिक के प्रेम में भी, क्योंकि लगातार कांग्रेस ने पब्लिक के और जन मुद्दों को उठाने का काम किया है और जनता के जो जन मुद्दे हैं उन्हें लगातार उठाने के साथ साथ एक कांग्रेस ने विश्वास जगाने का काम किया है। क्योंकि भाजपा ने लगातार, मैं कहूं, चाहे बेरोजगारों के नाम पे लाठी भांजने का काम किया हो उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारों पे, और पेपर लीक की घटनाएं हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, इन सभी मुद्दों पर भाजपा पूरे प्रदेश में विफल होती हुई दिखी। ऋषिकेश के पास में मुनिकरेत में चोरी हुई बाइक पुलिस ने बरामद कर ली है, तो वहीं पुलिस ने बाइक चोरी करने के आरोप में एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। और जिसके बाद में मामले का खुलासा करते हुए इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि 21 अगस्त को शिवाजी नगर निवासी अरुण धीमान की बाइक शराब के ठेके के पास से चोरी हो गई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया है। दिनांक 21 अगस्त को थाना मुनि की रेती में एक वादी के द्वारा शिकायत दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी खारा स्रोत के पास से बाइक जो खड़ी हुई थी वो चोरी कर ली गई है किसी के द्वारा। इस संबंध में तत्काल पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया और टीम को वर्कआउट करने के लिए लगाया गया। इसमें थाना पुलिस और सीआईओ की टीम के द्वारा ज्वाइंटली इसमें कार्रवाई की गई, सीसीटीवी फुटेज देखी गई। इसके अलावा मैनुअली भी इसको निस्तारण करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए प्रयास किया गया और 24 घंटे के अंदर ही इसमें पुलिस को सफलता हासिल हुई है। आपको बताते चलें कि चोरी के आरोप में बदमाश को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे मामले की जांच जारी है। दरअसल ये पूरा मामला ऋषिकेश से सामने आया, जहां पर आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है और अब पूरे मामले की सुनवाई के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने चोरी हुई बाइक भी बरामद की है। उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की बदहाल सड़कों, टूटी नालियों, ओवरफ्लो हो रहे सीवर की गंभीर समस्याओं को लेकर लोक निर्माण कार्यालय निकट कारगी धर्मपुर का घेराव और तालाबंदी कर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ब्राह्मणवाला, दून, यूनिवर्सिटी मार्ग सहित कई वार्डों में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। इन हालातों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे आमजन का जीवन संकट में है। वहीं टूटी नालियों, ओवरफ्लो, सीवर के कारण जलभराव, गंदगी और बदबू ने स्थानीय निवासियों का जीना दुर्भर कर दिया है। ज्योति रौतेला ने यह भी कहा कि यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक धर्मपुर विधानसभा की सड़कों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। अगर विभाग ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं की तो महिला कांग्रेस जनहित में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। देखिए, अगर आप धर्मपुर विधानसभा में घूमेंगे, चाहे आप दून यूनिवर्सिटी महेंद्र चौक से नीचे को ले लीजिए, दून यूनिवर्सिटी रोड, बंगाली कोठी तरफ, बंजारा वाला, वेब सिटी, महावीर इनकलेव, मथुरा वाला, ब्राह्मण वाला, सभी जगह सड़कें टूटी हुई हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, सिविल लाइन खुदी हुई है और उस पर काम नहीं हो रहा। पिछले 3 साल से एक डिपार्टमेंट उसको खोद रहा है, दूसरा ठीक कर रहा है, फिर खुद जा रही है और क्षेत्रीय विधायक इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। 2 बार के विधायक है, 2 बार के मेयर है, लेकिन इस विधानसभा की जो हालत, देहरादून स्मार्ट सिटी के नाम से इन्होंने बड़ा बजट लिया, फंड लिया, लेकिन आज पे कोई काम नहीं कर रहे। उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन था। हमने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को बोला कि इसे जल्दी से जल्दी, अभी तक आपका बरसात का बहाना था, अब बरसात बंद हो चुकी है, इसे जल्दी से जल्दी ठीक करने का काम करिए। कहीं रोड एक्सीडेंट इसकी वजह से हो रहे हैं, 2 व्हीलर वालों को खास तौर पे बड़ी परेशानी हो रही है। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हुए नए 20 वार्ड में लगातार पानी के बिलों में गड़बड़ होने के आरोप लग रहे हैं।
तो वहीं पार्षद खुद पानी के बिलों को ठीक कराने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन जल संस्थान की ओर से गड़बड़ हुए पानी के बिलों को ठीक करने पर सहमति नहीं जताई जा रही और ऐसे में पार्षदों का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया है। साथ ही पार्षदों के गड़बड़ हुए पानी के बिल ठीक न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। 18 तारीख को अधिशासी अभियंता महोदय के साथ हम सभी पार्षदों की बैठक हुई थी और जो हमारे क्षेत्रों में पानी के बिल जो बहुत ज्यादा आ रहे थे उसको लेकर उस विषय पर हमारी बातचीत हुई थी। उस समय अधिशासी अभियंता महोदय ने अपनी कार्रवाई में अपने जो उनका रजिस्टर है उसमें भी ये चीज नोट की गई थी कि भाई पानी का बिल अब 450 रुपए से ज्यादा नहीं आएगा। तो उसके बाद अब 2 दिन बाद उनके द्वारा हमें सूचना दी गई कि मैंने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया था और आप सभी पार्षद गणों से मुझे हमें बैठक करनी है और उस विषय पे हमारे उच्चाधिकारियों का क्या निर्णय निकला है उसके बारे में आज उन्होंने हमें बताने के लिए बुलाया था। तो आज उन्होंने हमें ये बताया है कि मतलब जो पानी के बिल 450 रुपए हैं वो तो ठीक है, मगर जो बढ़े हुए बिल है वो माफ नहीं किए गए हैं। पूरा मामला यह है कि पिछली बैठक में जो 450 रुपए का प्रस्ताव भेजा था हमने यहाँ से, जिसे यहाँ पे स्वीकार भी कर लिया गया था और अनाप शनाप बिल बढ़ करके आ रहे हैं सभी जनता के। तो हमने कहा कि भाई पानी की जो समस्या है इसको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इन्होंने मना कर दिया और आज जो है कोई निस्तारण तो निकला नहीं है। तो बहुत जल्द जो है पार्षदगण सभी एकजुट होकर के उत्तराखंड के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य सरकार पदक विजेता खिलाड़ियों को नगद इनाम राशि प्रदान करेगी। साथ ही देहरादून परेड ग्राउंड में 29 अगस्त को भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर लगभग 22 करोड़ रुपए की नगद इनाम राशि खिलाड़ियों को वितरित की जाएगी, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने खेल निर्देशालय सभागार में तैयारियों की समीक्षा बैठक की और कहा कि समारोह में आपको पता चला कि बैंड की प्रस्तुति, योगासन और मलखम जैसे पारंपरिक खेल विधाओं का भी प्रदर्शन होगा, जिसमें सबसे ज्यादा समारोह में 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को 11.69 करोड़ रुपए की इनाम राशि भी दी जाएगी। इसके अलावा कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले 432 खिलाड़ियों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के लिए मेडल जीतने वाले 27 खिलाड़ियों को भी नगद इनाम प्रदान किए जाएंगे। टिहरी में सरस मेला 2025 की तैयारियों को लेकर डीएम नीतिका खंडेवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। आगामी 6 से 15 अक्टूबर तक मुनिकीरेती में आयोजित होने वाले मेले को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। पूर्णानंद स्टेडियम मुनिकीरेती में 6 से 15 अक्टूबर तक सरस मेला भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मेले को व्यापक स्वरूप देने के लिए जिलाधिकारी नीतिका खंडेवाल ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा समय से साइट विजिट और सभी जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही बैठक में मेले की थीम, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों पर मंथन किया गया। श्रद्धालुओं को धामों का प्रसाद पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए बीकेटीसी ने डाक विभाग के साथ अनुबंध किया है, जिसके तहत पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधि संस्था कार्यालय से प्रसाद के पैकेट स्पीड पोस्ट के लिए प्राप्त करेंगे। दुनिया के 140 देशों के लिए प्रसाद वितरण स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने स्पीड पोस्ट से श्रद्धालुओं को प्रसाद भेजने की सेवा शुरू कर दी है। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने संस्था के कैनाल रोड स्थित कार्यालय में भगवान बद्री विशाल और भगवान केदारनाथ के प्रसाद के पैकेट देहरादून स्थित भारतीय पोस्ट ऑफिस उपमंडल अधिकारियों को सौंपे हैं, जिसके तहत पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधि संस्था कार्यालय से प्रसाद के पैकेट स्पीड पोस्ट के लिए प्राप्त करेंगे। हाँ, ये जो लागत इसमें लागत जो मूल्य है लगभग 42 रुपए के आसपास है और ये 72 घंटे के अंतर्गत ये सी करते सी इसको पहुंचाने का जो हमारा लक्ष्य है।
ये 42 रुपए के, मैंने पहले बताया आपको 42 रुपए के आसपास के। विदेशों में अगर 140 जो हम लोगों ने कंटेंट लग के 140 देशों में हम लोग इसको भेजने का प्रयास करेंगे, और जो मिनिमम कॉस्ट हमने 42 रुपए के आसपास से रखी है। निश्चित तौर पर माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार और सीएम महोदय माननीय उपाध्यक्ष जी के निर्देशानुसार यहाँ पर एक स्पीड पोस्ट के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पर डाक सेवा स्टार्ट की है, जो कि लगभग 140 देशों में 24 से 72 घंटों में यहाँ पर हम लोग आम जन भावना को देखते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि तीर्थ यात्री और श्रद्धालुओं का जो एक बद्री विशाल और बाबा केदारनाथ के प्रति जो आस्था है, जो लगाव है, उसको देखते हुए कभी ये हो जाता है कि तीर्थ श्रद्धालु पहुंचने में असमर्थ हो जाते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या